हाँ बच्चों, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिल्कुल शुरू से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझाऊंगा बच्चों, अच्छे से सारे ध्यान से सुनना, मार्क करते जाना अपनी बुक्स के अंदर। और आज मार्क कर दूंगा सारा, और उस जो अगली क्लास तक मेरे को इस जब अगली क्लास जब इसकी होगी जो नोट्स भेजेगा उसी को नेक्स्ट क्लास में अलाउ करूंगा, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है? ग्रुप 3 से लेके 12 तक है। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको पता ना हो। पी ब्लॉक आपने पूरा पढ़ लिया, ये डी ब्लॉक है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक होता है, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल का। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें 4 लॉन्ग पीरियड्स है, 10-10 एलिमेंट के 4 पीरियड है। देखो ये रहे, ये देखो ये रहे, देखोगे ना, देखो ये देखो यहाँ पर, देखो नीचे इन्होंने बनाकर भी दिखाया हुआ, देखो ये आ गया 4। इसमें जो है ना बच्चों लंबे जो है 4 10-10 एलिमेंट के पीरियड्स हैं, ठीक है ना। तो एक बार देखो जरा, ये देखो ये आ गए। फर्स्ट सीरीज को ध्यान से सुनो, इसी पे फोकस रहेगा पूरा चैप्टर जो है ना, वो इसी पे फोकस करेगा हमारा, ये 10 एलिमेंट के ऊपर के इधर घूमेगा। इस चैप्टर के अंदर क्या होता है कि ये ना, ये जो चैप्टर है ना, जैसे पी ब्लॉक आप पढ़ते हो बेटा, पी ब्लॉक जो आप पढ़ते हो ना वो ग्रुप वाइज पढ़ते हो, जैसे कि आपने पूरा ग्रुप 15 पढ़ा, पूरा ग्रुप 16 पढ़ा, ग्रुप 17 पढ़ा। जो ये चैप्टर होता है ना बच्चे, ये ऐसे नहीं पढ़ना होता। ये चैप्टर जो है ना, ये ऐसे पढ़ा जाएगा, देखो ऐसे, जैसे देखो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, तो इस पीरियोडिक टेबल में ये जो सीरीज देख रहे हो ना, ये 3D सीरीज होती है। ये जो है ना, देखो ये फर्स्ट सीरीज, ये 3D सीरीज है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। अगला चैप्टर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो भी इसी से रिलेटेड है। जिसको डी ब्लॉक समझ आएगा वही वो चैप्टर कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगली सीरीज इसमें, ये सेकंड सीरीज इसमें नीचे बनी हुई है, उससे ना हमें ज्यादा मतलब ही नहीं है। देखो ये एलिमेंट्स में हमने कितने सुने हुए हैं भाई, सच्ची बता रहा हूं, मैंने भी कभी वाई ज्यादा कोई नहीं सुना हुआ, जेड आर, एन बी, एम ओ, टी सी हमने कोई सुना नहीं, हमने सिर्फ ये सुने, ये 3। ये हमारा, और ये सच में, ये नहीं कि सर आप बोलोगे सर अभी तो नहीं सुने, बाद में सुनेंगे, बाद में काम आएंगे, सच में नहीं आते, आप देख लेना। थर्ड सीरीज तो बिल्कुल ही भूल जाओ। इसमें सर ये 3 एलिमेंट अगेन काम के हैं, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर, पैलिडियम, सिल्वर और ये कैडमियम, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर, और ये तो बिल्कुल ही भूल जाओ, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, सर वो इसको सिल्वर है मरकरी है? नीचे बेटा एच जी आ गया ना, ये मरकरी आ गया, ये सिल्वर आ गया, ये सिल्वर है ना बेटा, ये सिल्वर है, ओके सर। ये सिल्वर है, ये मरकरी है, ठीक है ना। तो अभी इसमें अगर बात करें तो हमें ये पढ़ना है चैप्टर सीरीज वाइज, ठीक है ना। पहली सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला काम बच्चों करते हैं कि ना हम इनकी ना एक बारी सबकी ना तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ। जब सबकी तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊंगा ना, तो तुम्हें कई सारी चीजें पता लगेंगी इन एलिमेंट्स के बारे में, और आपको पता लगेगा भाई डी ब्लॉक में इनको क्यों रखा गया है, ठीक है ना। तो अभी 2 मिनट में वो टॉपिक ही आ जाएगा। तो मैं जो है आपको बताता हूँ कि जब उसका टॉपिक आएगा, फिलहाल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी टॉपिक से हटना नहीं चाहता, एक एक लाइन को समझाना चाहता हूँ। तो एक इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि भाई ये चैप्टर जो होता है उसको हम सीरीज वाइज करते हैं, ठीक है। पहली चीज, कहां से लेकर कहां तक डी ब्लॉक होता है जी? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक होता है। 4 लंबे लंबे पीरियड्स हैं हमारे, मतलब के जो है वो सिर्फ 3D पहली सीरीज। 4 सीरीज होती है, लेकिन हमें जो बहुत मेहनत से करनी है वो 4 सीरीज है। नीचे एफ ब्लॉक है, चैप्टर का नाम डी ब्लॉक बोलते हैं बार बार, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक है। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि एफ ब्लॉक तो डिलीटेड ही है ऑलमोस्ट, उसका एक पेज ही करना है। तो एफ ब्लॉक जो है उसमें, एफ ब्लॉक के अंदर जो है वो 2 सीरीज होती हैं बेटा, एक 4F की सीरीज है, एक 5F की सीरीज है, और दे आर प्लेस सेपरेट पैनल एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। सबने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो इस तरह से जब ये जो पीरियोडिक टेबल ऐसे बना के छोटा सा नीचे बना होता है ना, ये एफ ब्लॉक होता है। अच्छा, अब इसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन मेटल्स, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब पहला पैराग्राफ अपने काम का है, ये वाला इंट्रोडक्शन अपने काम का है, इसको आप मार्क कर लेंगे। जितना ये लिखा है ये सब भेजना है करके, जो भेजेगा उसी को लूंगा नेक्स्ट क्लास संडे को, जो होनी है। अब आगे कहते हैं कि ना देखो, जैसे मैंने कहा ना, पहली सीरीज 3D सीरीज पर ही हमारा फोकस होने वाला है। और नीचे जो 4F की सीरीज होती है बच्चों, उसको लैंथेनोइड्स कहते हैं, और जो नीचे 5F की सीरीज होती है उसको एक्टिनोइड्स कहते हैं बेटा, ठीक है, उसको एक्टिनोइड्स कहते हैं। तो इसमें हम इस फोकस को करेंगे, ठीक है। हमें मतलब नहीं है इनसे 4D सीरीज से, 5D सीरीज से। तो 4 सीरीज होती हैं, ये आपको बता दिया। नीचे जो सबसे लास्ट में पीरियोडिक टेबल की 2 सीरीज होती हैं, पहली सीरीज को लैंथेनोइड्स कहते हैं, अगली को एक्टिनोइड्स कहते हैं। ये चीज़ें 10th क्लास के बच्चे को भी पता होती हैं, तो नॉट अ बिग डील।
अब आगे की बात करें, यहां से बात शुरू होती है। कहते हैं ट्रांजिशन मेटल नाम कहां से इनका रखा गया। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है जो एक ब्रिज होता है दो एक्सट्रीम्स के बीच में। देखो पीरियोडिक टेबल में दो किनारे है बेटा, पीरियोडिक टेबल में ना दो किनारे होते हैं और उसमें से एक किनारा एस ब्लॉक है, एक किनारा पी ब्लॉक है। बीच में ट्रांजिशन में कौन खड़ा है बेटा, बीच में ब्रिज कौन बना रहा है, डी ब्लॉक बना रहा है। ठीक है ना, एस ब्लॉक पूरा का पूरा मेटल है, डी ब्लॉक में यहाँ पर नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो ब्रिज बना रहा है ना वो डी ब्लॉक बना रहा है, और ब्रिज को ही ट्रांजिशन कहते हैं। आप लोगों को भी, जैसे हम जब बीएड करते थे ना तो उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते थे बेटा, तो उसमें क्या बोलते हैं कि जो एडल्ट होता है ना, मतलब जैसे आप ये कह लो कि जो टीन एजर होता है, अभी भी आप आई थिंक अभी आप टीन एज ही हो सारे, मुझे टीन एज बोलना चाहिए। टीन एज जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको ना ट्रांजिशनल एज कहते हैं। ट्रांजिशनल एज कैसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ना आप बड़े हो ना आप छोटे हो। कई बार आपके घर वाले आपको डांटते होंगे, बोलते तो बड़ा होगा तेरे को अक्ल नहीं आई है। और कई बार जब घर में कोई प्रॉपर्टी की बात हो रही होती है, कोई बड़ी बात हो रही होती है, तो ये भी बोलते होंगे तू छोटा तू निकल जाए यहाँ से, तू छोटा तू निकल जाए यहाँ से। तो आपके साथ ये होता होगा, आप कभी बोलते होंगे तू बहुत बड़ा हो गया, कभी बोलते हो छोटा तू निकल जाए यहाँ से। आप बोलते हो बड़ा हूँ छोटा हूँ, ना आप बड़े ना छोटे ना आप बीच की एज में। तो ऐसे ही डी ब्लॉक है जो पीरियोडिक टेबल के बीच में है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांजिशन मेटल। क्या लिखा हुआ है, कहते हैं देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशनल बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना, वर्ग का कोई तुक नहीं बनता, वो पुरानी बात कर रहे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन कल बच्चों को लिखवाया था कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। से पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा, यहां पर लिख सकते हो, यहां पर लिख लो, कॉपी में क्वेश्चन लिखते जाओ, बाद में आंसर्स कर देना। दोनों चीजें में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, हु विल टेल बेटा, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी आंसर दिए, बताओ, किसी को नहीं पता? वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज, एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है ना वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऐसा करता हूँ जितना कोई टेंशन नहीं, मैं भी एक पेज ले रहा हूँ और क्वेश्चंस लिखता जाऊंगा टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है ना, तो एक पेज लेते हैं बच्चों, नया पेज लेता हूँ एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और उसमें जो है ना हम हाँ जी, तो यहाँ पर बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एक क्वेश्चन मैं लिखता जाऊंगा, और आप भी मेरे साथ ना ऐसे अपने पास ना क्वेश्चन लिखते जाओ। तो बुक में लिख देता हूँ बच्चों अभी मैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गया है ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो आ रहा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना वो उनको हमने एक नाम, मतलब व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन बच्चों क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन है ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट में ना इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आता है। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, what are transition elements, what are transition elements। ठीक है, तो what are transition elements बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये देखो, transition metals are defined as metals which have incomplete d subshell either in the neutral atom or in their ions। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन तो ये था कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में नोट्स बन जाएंगे, कहीं और से नोट मांगने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन से खुद नोट्स बनाएंगे, अपनी मेहनत से जो नोट्स बनाए हुए होंगे ना ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है आयंस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये होता है हमारा, वाई
जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। साथ साथ लिखते जाओ, बेटर रहेगा, आलस मत करो। वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया होगा। आंसर क्या है? आंसर के लिए कह रहे हैं बच्चों, आंसर आपके सामने है, देखो ये रहा आंसर। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं ना, उनके लास्ट में ना D10 आता है। ठीक है ना, उनके लास्ट में बच्चों आप देख रहे हो D10 आता है। और जिंक है, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लास्ट की मतलब होती है हमें, ठीक है ना, लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d10। Zn2+, इसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा 2+, उसमें क्या आती है? 3d10 आती है। नीचे वाला एलिमेंट लेता हूं कैडमियम, कैडमियम में ना एक एक बढ़ा देना, आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन में मास्टर करा दूंगा, बना दूंगा बिल्कुल। 4d10। इसकी जो कॉमन एक सॉल्ट होता है, कॉमन जो आयन होता है वो होता है 2+, उसमें क्या आता है? 4d10। मरकरी के लास्ट में क्या आएगा? कोई गैस करेगा बच्चों? कैन एनीबडी गेस that what gonna be the configuration, outer configuration of mercury? 5d10 6s2 5d10। तो अब मरकरी 2+ ही होता है बच्चे, और इसका कोई आयन एक मरकरी प्लस होता है, तो उससे तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। तो इसमें क्या आएगी? 5d10। मतलब बेटा ये है कि इनके आयंस में भी D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, और इनके एटॉमिक फॉर्म में भी D10 आ रहा है। D10 वाले को ट्रांजिशन नहीं मानते बेटा, इनकम्प्लीट वाले को मानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन सबके लास्ट में जब d ऑर्बिटल ऐसे पूरा भर जाएगा तो बेटा कोई फायदा नहीं है, फिर इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो फिर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो ये नहीं दिखाएगा बेटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर आगे की बात करें तो इसके ऊपर अब सीधा, जैसे कि क्या है बच्चे, मेरे से पढ़ने का एक्सपीरियंस, मेरा आउटपुट क्या है, एनसीईआरटी की एक लाइन तो समझा रहा हूं, मैं टॉपिक वाइज भी कराऊंगा। जैसे कि अब ये हमने एक पेज पढ़ लिया, ये हमने एक पहला पेज पढ़ा है जी चैप्टर का, इसके ऊपर भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आओ आपको दिखाता हूं पहले पेज के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मजा आ जाएगा, जो बच्चा थोड़ा ढंग से मेरी बातों को सुनेगा ना, उसको मजा आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों, जितने पहले पेज से बेस्ड बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, पहले जो है ना कुछ सॉल्व एग्जांपल बच्चों आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये देखो, कल भी करे थे मैंने, तो ये आते हैं बच्चों पेज नंबर 4 पे, मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन है इसका। ये देखो, ये रहा। क्या आप में से कोई बच्चा मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, आई गेस, है ना। पहला क्वेश्चन था, 3 नहीं 4था क्वेश्चन बनता है बच्चों हमारा ये। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट? कैन एनीबॉडी गिव द आंसर? उसके आयन नहीं होंगे ना 4d10 में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बेटा, कि जैसे ना Ag का ना एक आयन होता है, बहुत रेयर होता है 2+। पहले तो Ag की कॉन्फ़िगरेशन इसमें तो फिर 4d9 बन जाएगा ना 2+ की वजह से। हाँ, Ag की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, Ag की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो कॉपर जैसी है। ठीक है ना, वो कॉपर जैसी, सारी गेम ना कॉन्फ़िगरेशन की है। तो भाई चलने दे यार, यहाँ पर नहीं मान रहा, ये सिस्टम चेंज किया था, मैं देखूंगा अभी 15 मिनट में, अगर नहीं हो पाएगा तो आई विल चेंज द सिस्टम। तो ये हो गया। हाँ जी बच्चों, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूँ ना, तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले ना कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन बच्चों याद रख लो। कॉपर की ना एक्सेप्शनल केस होता था। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 29। बड़ी अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा बच्चों। ट्रिक क्या है,
कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना, पहले ऐसा करते हैं, किसी भी डी ब्लॉक की लेते हैं। मान लो हमने ना एटॉमिक नंबर 21 की लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, बड़ी सही ट्रिक बता रहा हूँ। 21 होता है स्कैंडियम का, 21 होता है स्कैंडियम का। आर्गन पहले लिखते हैं, आर्गन तक होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। फिर पता है क्या करना होता है, ये 2 है ना, ये 4s2 बन जाता है, और ये 1 है ना, ये 3d1 बन जाता है। ऐसी चीज किसी ने कभी बताई नहीं होगी आपको, ना कभी सुनी होगी आपने, एक्सक्लूसिव बाय अनुज सर। एटॉमिक नंबर 22 होता है बच्चे टाइटेनियम का। गेस करोगे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी? ये जो एक जो 4s2 3d2, ठीक है ना। अच्छा 23 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वेनेडियम का, ठीक है ना, ये वाला 2 क्या बनेगा बेटा? 4s2 +2 ये वाला 3 क्या बनेगा? 3d3। 3d3 इससे बढ़िया कोई चीज आपको बता सकते हैं क्या? मजा आ जाएगा आपको। और कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गई ना, तो आपको चैप्टर में काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक्सेप्शनल केस किसका होता है? 24 नंबर क्रोमियम का, 11th क्लास के सेकंड चैप्टर से बता रहे हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है पढ़ते देखते, क्योंकि ये ना ढीले से ढीले बच्चे को भी पता होता है। इसमें क्या होता है, ये वाला 2 क्या बनेगा? 4s2 बनेगा, और ये वाला चौका क्या लगेगा? 3d4 लगेगा, ठीक है ना। अब सबको पता है 3d4 को भी लिखते नहीं है, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताएगा बच्चों कोई? क्या होता है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 3d5। 4s1 3d5। ऐसे ही बेटा कॉपर का होना क्या चाहिए था? कॉपर का होना क्या चाहिए था? 4s2 3d9 होना चाहिए था, बोलो। लेकिन होगा क्या बताओ? 4s1 3d10 4s1 3d10, ठीक है ना, 4s1 3d10। अब बेटा क्या है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन सिल्वर का है, आप गाना कॉपर का गा रहे हो। अरे भाई जैसे कॉपर है ना वैसे ही सिल्वर है, कॉपर के नीचे ही सिल्वर आता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 47, ठीक है ना। तो कॉपर की कोई गैस कर सकता है बच्चों? अगर कॉपर के नीचे सिल्वर आता है तो सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 5s1 4d10। 5s1 4d10। भाई ये चीज होती है, बिना एटॉमिक नंबर लिखवाए बच्चे को बिना पूरी कहानी पता है बच्चे को कॉन्फ़िगरेशन सिखा दी। अब सिल्वर की 5s1 4d10 है। अब जिंक कैडमियम और जो मरकरी थे, जिंक कैडमियम और मरकरी थे ना, वो नाराज हो गए। वो कहते हैं जी ऐसा है, आपने हमें तो घर से निकाल दिया, ट्रांजिशन मेटल के मोहल्ले से आपने हमें तो निकाल दिया, अब सिल्वर को भी निकालो। फिर सिल्वर के लास्ट में क्या आ रहा है? 4d10 आ रहा है। नॉर्मली ऐसा बच्चे करते हैं कि एक बच्चे ने चीटिंग करी, क्या सर आपने तो मेरे को निकाल दिया, अब इसको भी निकालो, ये भी तो चीटिंग कर रहा है, ये भी चीटिंग कर रहा है। जैसे नॉर्मली बॉयज के अंदर मैंने ऐसे बहुत देखा है, क्योंकि हम स्कूल से पढ़ाते हैं, पता है कि एक बच्चे को कुछ कह दो ना तो 10 बच्चों के नाम और ले लेते, सर ये भी तो ऐसे कर रहा था, इसको तो आपने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही जिंक कैडमियम और मरकरी कह रहे हैं कि भैया कॉपर को भी निकालो बाहर, सिल्वर को भी निकालो बाहर। फिर उन लोगों को जस्टिफिकेशन ये मिला, कहते हैं भाई साहब Ag2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, बताएगा कोई क्या होगा? बताओ Ag2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, बताओ। पहले 5s से निकालते हैं, फिर 4d से निकालते हैं, बेटा याद रखना। सर पहले 49। हाँ, पहले जो है ना आपको पता होना चाहिए, पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर 3d से। नहीं पता तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो इसके लास्ट में d9 आ रहा है ना, मतलब इसको मानेंगे क्या? क्या मानेंगे बच्चों बताओ? इसको क्या मानेंगे? इसको ट्रांजिशन मेटल मानेंगे, ट्रांजिशन मेटल इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, ये इसके आंसर भी दे रखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर भी दे रखे हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? सिल्वर कैन एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर इन इट विल हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, हेंस इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक में से पता है कितने क्वेश्चन आने हैं आपको? क्या कोई गैस कर सकता है डी ब्लॉक में से कितने क्वेश्चन आने हैं बच्चों? किसी ने मेरी वीडियो अगर देखी हो सैंपल पेपर एनालिसिस की, तो पता है डी ब्लॉक में से कितने क्वेश्चन आएंगे? किसी को नहीं पता ना? 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन के ना 3 पार्ट्स होंगे। एक 2 नंबर में आएगा, एक 3 नंबर में आएगा। इसके 2 पार्ट्स होंगे, इसके 3 पार्ट्स होंगे, तो 5 क्वेश्चन आएंगे डी ब्लॉक में से, ठीक है। 5 से ज्यादा आ सकते हैं, तो 5 तो मिनिमम है ही है। एक एक नंबर के होते हैं सारे। ये रीजनिंग में आएगा एक, ठीक है ना। तो ये हमारा बच्चों कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा क्वेश्चन था कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 था। अब मैं डी ब्लॉक की बैक एक्सरसाइज पर भी लेकर आ रहा हूं आपको। कुछ क्वेश्चंस पहले से ही शुरुआत करनी है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ऐसा क्वेश्चन पेपर में थोड़ा आता है, इतना आसान पेपर में थोड़ा आएगा कॉन्फ़िगरेशन लिखो।
लेकिन एक बारी डिस्कशन वैसे एक सिंपल डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ। क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? एनीबडी कैन डू इट? क्रोमियम 3+ का फटाफट रफ में करके बताना, सही बताना कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 3+ का। बताओ बच्चों, क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लास्ट वाला, आउटर मोस्ट। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है। आना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन आता क्या है 4s1 3d5। ठीक है ना, ये होना चाहिए था अकॉर्डिंगली, लेकिन एक्सेप्शनल केस की वजह से इट बिकम्स 4s1 3d5। पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा, फिर 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा बेटा 3d3। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d3। तो ये 1-2 है एटॉमिक नंबर पता होंगे तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं कोई ये नहीं लेकिन मैं बोलूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि पहले जिस पे मैंने जो पहली लाइन है ना ये वाली, ये जरूर करना, क्योंकि ये हमारे काम की है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ये आप कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 5th क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अब करता हूँ ये वाला क्वेश्चन डिस्कस आपसे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है, साथ साथ क्वेश्चंस भी होते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वाई आर Mn2+ कंपाउंड्स मोर स्टेबल देन Fe2+ टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन 11th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। तो टेक योर टाइम एंड गिव द, ये कर रहा है देखो आप लोगों में से कोई इसका आंसर नहीं कर रहा, ऑल्दो ही इज नॉट करेक्ट एग्जैक्टली बट ही इज वेरी क्लोज टू द आंसर। Mn2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहले Mn का लिखते हैं आज, ठीक है ना। पहले Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Mn का एटॉमिक नंबर नहीं पता आपको, ये चक्कर है। एटॉमिक नंबर 25 होता है। आपको एटॉमिक नंबर पहले याद कराऊं, पहले एटॉमिक नंबर याद करो, फिर ऐसे हो नहीं पाएगा, है ना। आप लोग फंस रहे हो इसलिए एटॉमिक नंबर नहीं पता इसलिए। पर Mn2+ हाफ फिल्ड होगा ना एग्जैक्टली, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। परफेक्ट, वेरी गुड प्रीतेश। क्या होता है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। हो गए ना 10 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक नंबर 21 से 30, ये एक जगह पे जरूर लिख लेना। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। 1000 तरह के आपको मिल जाएंगे, जोन सा आपको हो जाए याद, ठीक है ना। कहीं कोई ऐसे भी बना देते हैं, कोई बड़ा जैसे कहते हैं कि एक वियर्ड सा कह लो, बड़ा वल्गर सा कह लो, सिर्फ तुम विवाह करना मुझसे फिर कोई नहीं करेगा जाने मन, ऐसे बहुत सारे बनते हैं। तो ये वाला ठीक है, अपना डिसेंट, अपना जो है वो कल्चरल, कि सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। 21 से 30 हो गया। तो बच्चों इसमें क्या है कि अब तुम्हें याद हो गया ना, Mn का एटॉमिक नंबर क्या है जी, Mn का एटॉमिक नंबर 25 है। तो अनुज सर से जो बच्चा पढ़ता है उसको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 25 है तो इसके लास्ट में 4s2 3d5 आएगा। इसके लास्ट में जो है वो 4s2 3d5 आएगा, ठीक है ना सर। तो आर्गन 4s2 3d5 हो जाएगा। हाँ, आर्गन 4s2 3d5, ठीक है ना। अब मैंगनीज 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फिर 3d5 होगा। अब इतना तो आपको पता होगा कि 3d5 वाला स्टेबल होता है हाफ फील्ड, कि d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो d में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, d में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो d5 सबसे ज्यादा, Mn2+ स्टेबल हुआ ना। लेकिन अगर मैं Fe2+ की बताऊं, Fe की कॉन्फ़िगरेशन बताना बच्चों क्या है, 3d6। Fe की 3d, Fe2+ की 3d6 है, ठीक है ना। 3d6 होने का क्या मतलब हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो फिर ये तो चाहता है ना, Mn2+ हमेशा चाहता है कि भाई मैं Fe3+ बनूं। और ये चीज आपको आज की नहीं बता रहे, ये चीज आपको जो है वो बहुत पहले से बता रहे हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा कि Mn2+ हैज एग्जैक्टली 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूं कि Mn2+ हैज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, हैज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये कोई मतलब 11th लेवल के तो है, ये कोई ऐसा थोड़ा है कि बहुत टफ क्वेश्चन हो गया या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछा है आपसे, है ना। तो
हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ 6 क्वेश्चंस का। कई बच्चे लेट भी ज्वाइन हुए। देखो बच्चों, ये हमारा पहला पेज है बिल्कुल डी ब्लॉक का। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये बताया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आंसर था इसलिए बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन, क्योंकि वो एस और पी के बीच में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कि फिर ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिसके लास्ट में 3D1 से लेकर D1 से लेकर D9 तक आए। जिसके लास्ट में D1 से लेकर बेटा D9 तक आए ना, वो होता है बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट। D1 से लेकर D9 तक जिसके लास्ट में आता है ना बेटा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। इसी वजह से जिंक, कैडमियम और मरकरी को नहीं मानते ट्रांजिशन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि इसी वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को नहीं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी, देखो ये रहा हमारा 3D, हमारी पहली सीरीज का पहला एलिमेंट जिंक, हमारा जो उसके बाद अगला एलिमेंट है कैडमियम, उसके बाद जो अगला एलिमेंट है सिल्वर, और कल को जब ये फेमस हो जाएगा, अगर कभी हुआ तो, वैसे होगा तो नहीं, CN को भी नहीं मानेंगे। मेरे को उसका नाम भी नहीं पता क्योंकि वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट दिस। देखो दोबारा से ये चीज़ लिखी हुई है कि इसका आंसर दोबारा से लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कौन से एलिमेंट्स को, जिंक को, कैडमियम को, मरकरी को, CN को। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? इनका जनरल फॉर्मूला जो है बच्चों वो क्या है? इनका जनरल फॉर्मूला है, इनका जनरल फॉर्मूला जो है बच्चों वो है ये n-1 D1 to 10 ns0 to 2। तो इनको नहीं मानते क्योंकि इनके लास्ट में ना कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ रहा है। इनके लास्ट में जो है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ रहा है, तो इनको हम नहीं मानते ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना। इसके बाद जो बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ये वाला कि सिल्वर को क्यों मानते हैं। फिर सिल्वर के लास्ट में भी 4D9 मतलब ये आता है, D10 आता है। सिल्वर को क्यों मानते हैं? सिल्वर को इसलिए मानते हैं कि उसका एक आयन है जिसके लास्ट में 4D9 आता है, इस वजह से मानते हैं। और सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता था जिसमें सिल्वर की जगह क्या आ सकता है बेटा? कॉपर आ सकता है ना। सिल्वर की जगह कॉपर आ सकता है कि सिल्वर और कॉपर को क्यों मानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर हमारा जो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। ठीक है ना। तो उसके बाद बच्चों चौथे क्वेश्चन के बाद जो मेरा 5th क्वेश्चन था वो था बैक एक्सरसाइज का। बैक एक्सरसाइज का पहला, ये मेरा 6th क्वेश्चन हुआ है और ये मेरा 7th क्वेश्चन हुआ है बच्चे। हाँ नहीं सॉरी, ये 5वां क्वेश्चन हो गया, ये 6th क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल ठीक है। 6 क्वेश्चन बच्चों अभी तक करवा दिए आपको। अब चलते हैं वापस अपना एक ही पेज हुआ है अभी हमारा, एक लाइन पूरा, एक पेज पूरा हो गया ना। तो एक माइंड बच्चे के माइंड में है कि चल ठीक है भाई मेरा ना, मैं बिल्कुल बुक टू बिल्कुल लाइन टू लाइन बुक से कर रहे हैं बच्चों हम, तो दिमाग में है कि अभी चलो ठीक है। अब ये हमारा पेज नंबर 1 खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। पेज नंबर 2 पर आते हैं। पेज नंबर 2 पर ऐसा, अब ये पेज नंबर 2 पे यहाँ तो मुझे कुछ खास ऐसा दिखा नहीं, तो कुछ जनरल सी बात की हुई है कि ठीक है। अब यहाँ से एग्जैक्टली चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है ना। पहला तो इंट्रोडक्शन था, उसमें काफ़ी कुछ मिला हमें। ठीक है ना। अब यहाँ से दोबारा से चैप्टर तरीके से शुरू हो रहा है और पहला टॉपिक जो है बच्चों चैप्टर का, वो बुक के हिसाब से जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक का 8.1 सेक्शन, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। पोजीशन इसकी जो है वो बीच में, देखो लिखा है ना कि द डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडल सेक्शन बिटवीन S एंड P ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। ये अब इसमें इतना लिख लेंगे, हम नोट्स बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा दूसरा टॉपिक आ गया। पहला टॉपिक क्या था बच्चे? पहला टॉपिक था हमारा ये पोजीशन, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से समझा दिया। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? n-1 D1 to 10 ns1 to 2। ये कैसे आई? ये बच्चों ऐसे आई इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि अभी आपको सिखा रहा था बार बार के, जैसे मैंगनीज का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंगनीज के लास्ट में क्या आता है? मैंगनीज के लास्ट में आता है 4s2 3d5। अगर इसको जनरलाइज करना है बेटा तो हम ऐसे लिखेंगे कि अगर S वाले को मैं n नंबर दे दूं तो D वाले का नंबर उससे एक कम ही होगा हमेशा। ठीक है। और D में कहां से कहां तक आते हैं? 1 से लेकर 10 तक आते हैं। S में कहां से कहां तक आते हैं? 1 से लेकर 2 आते हैं। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू बेटा? बताओ जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 या 6 है मेरे ख्याल से, है ना? नहीं 7 नहीं है,
वो आप बताना बेटे कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे एग्जैक्टली सही तरीके से कर रहे हैं। सर सेवेंथ है। सेवंथ है, चलो ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों ये। सेवंथ क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारा सेवंथ क्वेश्चन है। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें ट्रांजिशन नहीं बोला, अगर ये ट्रांजिशन आ जाता ना तो यहाँ D9 आ जाता, मतलब 1 से लेकर 9 तक आ जाता डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। जहां पर डिटेल में आंसर लिखना, वैसे इतना बच्चों वाला क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं कि क्लाइंट से। n-1 क्या है, इनर डी ऑर्बिटल विच मे हैव 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल मे हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक प्रॉपर आंसर बनता है जो बच्चे अच्छे से प्रॉपर नोट्स डी का बनाते 1 to 9 किसका होगा? अगर ट्रांजिशन होता तो। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में डी ब्लॉक की जगह क्या लिखा होता, ट्रांजिशन, तो फिर 9 तक होता ना, क्योंकि उसी को तो मानते हैं ना बेटा ट्रांजिशन, जिसके लास्ट में D9 तक आता है। यस सर, यस। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों आगे इन्होंने एक बात बोली है कि हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है ये, इसको हम ऐड ऑन करेंगे। हाँ जी बेटे बताओ। सर कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो एस पहले आता है और डी बाद में आता है ना। हाँ हाँ, क्योंकि वो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से जो है ना, वो पहले 4s की एनर्जी जो है ना वो कम होती है, 3d की ज्यादा होती है। 11th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये ना हम फिर क्या करते हैं बेटा, ये हम क्या करते हैं कि ना फिर जैसे mn की जैसे ना बुक्स में भी क्या करते हैं इसको ना, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का ऑर्डर हमारा सही बन जाए, इसके बाद हम क्या करते हैं शेल वाइज कर देते हैं। मतलब जैसे mn की कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसी लिखी मिल जाए आपको 3d5 4s2 तो वो गलत नहीं है, उसको ना बाद में शेल वाइज कर देते हैं बेटा, इसलिए ताकि जब बच्चे को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो उसको कोई गलती ना हो। और Mn2+ के लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, 3d5 आ रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर आपको पूरी बात यह है कि पहले 4s आता है फिर 3d आता है, एक बात हो गई। लिखने के बाद जो रूल कहता है वो कहता है कि इसको शेल वाइज कर देना चाहिए। पहले 4s क्यों आता है, चैप्टर सेकंड 11th क्लास का पढ़ोगे तो उसमें एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है जिसका नाम होता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले जो है ना वो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल आएगा जो कि 4s है, फिर 3d आएगा। लेकिन जो रूल है वो कहता है कि आप इसको शेल वाइज कर दो। क्यों कर दे, ताकि इलेक्ट्रॉन कल को बाहर निकालना हो तो उसमें किसी से किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है। सबको समझ आ गया बच्चे? प्रथम आपको समझ आ गया? ठीक है, तो ये बात थी बच्चों। बाकी इन्होंने ना यहाँ पर जो दे रखे हैं ना, ये दे रखे हैं क्या, यहाँ तक हमारा एक हो जाएगा, नोट्स बन जाएंगे। इसके बाद ना ये भी हम लिखेंगे और टॉपिक का नाम दे देंगे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम टॉपिक का नाम दे देंगे बच्चों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 की होती है, जिसमें एक है बड़ा फेमस हमारा क्रोमियम और दूसरा जो हमारा केस है वो है कॉपर। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉपर और क्रोमियम की होती है। तो फॉर एग्जांपल से 4s2 तक आ जाएगा। देख रहे हो, हर एक पैराग्राफ को पूरा पोस्टमार्टम करके आपको बता रहा हूँ। और देखो, और कहीं से भी नोट्स लोगे ना, रिलायबिलिटी नहीं बनती कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये सही आएगा कि नहीं आएगा, ये हम बुक से बनाएंगे तो रिलायबिलिटी रहती है। 2 टॉपिक हमारे बच्चों चैप्टर के हो गए, पोजीशन, डी ब्लॉक की पोजीशन क्या है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद ये सारे इन्होंने दिए हुए हैं बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन ही लिखी हुई है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन ही लिखी हुई है। देखो 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन ही दी हुई है। ये पहली सीरीज है। इसको भाई अगर जैसे एक बच्चा कहता है बहुत ही सुंदर नोट्स बनाना चाहता है तो ये टेबल आप बना लेना, ठीक है ना। नहीं तो इसकी जगह प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड सीरीज थर्ड सीरीज में नहीं आपको बोलूँगा करने के लिए। अब बच्चों हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है बच्चों मेरे को। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर शायद हमारा 8 है। क्वेश्चन बच्चों हमारा 8 है, बीच में हम नोट्स भी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा के लिस्ट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, लिस्ट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, list some of the properties of transition metal, I should say, of transition metals
of transition metals which are due to incomplete filled d orbital, which are due to incomplete भी कह सकते हो और partially filled भी कह सकते हो, एक ही बात हुई ना भाई, अधूरा कह लो या कम भरा हुआ ऐसे कह लो, partially filled d orbital। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये चैप्टर का बेस है, ये जो क्वेश्चन है ना, अभी जो हम प्रॉपर्टीज के लिस्ट बनाएंगे ना, वो एक्चुअली चैप्टर का बेस बनेगा बेटा, ठीक है ना, कि सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर ड्यू टू इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। मतलब D1 से लेके D9 तक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एनलिस्ट करनी है हमने। तो देखो यहाँ पर दे रखी है, देखो ये देखो ये दे रखी है, ये विद पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स दीज एलिमेंट, पहली प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी है, एग्जिबिट सर्टेन, सॉरी यहां से शुरू होती है पहली प्रॉपर्टी, सॉरी, ये डिस्प्ले ऑफ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इनको ना हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, एक एक पेज पढ़ेंगे इनके ऊपर, यही चैप्टर है एक्चुअली, चैप्टर यही है डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ना। इनकी दूसरी बड़ी फेमस प्रॉपर्टी कौन सी है, पहले मैं पहली प्रॉपर्टी को एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं आपको, पहली प्रॉपर्टी को एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं बच्चों, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखो पहली प्रॉपर्टी को एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं, एक टेबल बना हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये देखो, उसके बिना, उसको बताए बिना ना मतलब जैसे रहा नहीं जा रहा। ये देखो एक टेबल दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज आएंगी, चैप्टर यही चैप्टर है एक्चुअली, और ये रहा, ये देखो ये रहा मैंगनीज, मैंगनीज को देखना जरा एक बार, ये रहा मैंगनीज। मैंगनीज जो है ना एक ऐसा एलिमेंट है जो +2 चार्ज भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +5 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है, +7 भी दिखाता है। अरे भाई एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ना वो होते हैं भाई, जिसे कहते हैं ना, अब थोड़ा लैंग्वेज ऐसी है, मर्द का बच्चा, भैया एक है ना तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट, कसम खा के Na+, बस और कोई नहीं। डीपी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी थोड़े से हैं, डावाडोल है, चंचल है, जैसे कि अपना फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो है ना वो दिखाता था +5 +3 -3, लेकिन यहाँ पर तो देखो ना बेअंत है। अपना क्रोमियम +2 भी दिखा रहा है, +3 भी दिखा रहा है, +4 भी दिखा रहा है, +5 भी दिखा रहा है, +6 भी दिखा रहा है। ये होती है वैरायटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्यों है, ये क्यों है, इसी को तो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि व्हाट चैप्टर इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो किस वजह से आई। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुम्हारे को, इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है कि इनके आंसर हमें पहले से पता है, इनके आंसर हमें पहले से पता है कि क्यों डी ब्लॉक का एलिमेंट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। मतलब हर क्वेश्चन का जो एक सोल आंसर है ना वो तुम सबको याद हो गया भाई, लिखा तो हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कहते हैं विद पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स दीज एलिमेंट एग्जिबिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। पहला डिस्प्ले ऑफ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस मतलब इन सबका सोल रीजन जो है ना बेटे वो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल ही है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस के बारे में आपके साथ 1 मिनट का डिस्कशन करूंगा। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस की अगर बात करूं तो आई विल से के डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनके ना कलर होते हैं, आपको इनके ना कलर बने हुए दिखाता हूँ। ये देखो बस 1 सेकंड आ गया, ये देखो, ये देखो, एनसीईआरटी से बढ़िया बुक ही नहीं है कोई। ये देखो आप, ये देखो, ये सबके कलर दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये वेनेडियम 4+ का कलर है, ये वेनेडियम 3+ का कलर है, ये मैंगनीज 2+ का कलर है। जब हम करते हैं वो टाइट्रेशन में ऐसा ही तो कलर नहीं आता, अगर आप याद करो ये होता है एंड पॉइंट हमारा। किसी का आया था ऐसा कलर जब टाइट्रेशन की थी, लास्ट का बिल्कुल ऐसा लाइटेस्ट पिंक दिखाना होता है। यस सर आया था। यस सर। यस सर आया था। ये
Fe3+ का कलर है, ये कोबाल्ट 2+ का कलर है, ये टोवाल्डा निकल 2+, और ये मेरा फेवरेट कॉपर 2+। तो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कलर दिखाते हैं, मतलब ये हमारा आगे क्वेश्चन बनेगा आगे जाके। अभी तो सिर्फ डिस्कशन हो रहा है ना, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की लिस्ट बन रही है अभी। इनकी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, अब आप मानोगे ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है जो मैंने तुम्हें लिखवाया ये वाला, कि कुछ प्रॉपर्टीज बताओ जो डी ब्लॉक में है, जो किस वजह से आई है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से आई है। ठीक है बेटा, एक्सपीरियंस जो है ना वो मुंह से बोलता है, क्योंकि हमने पेपर ही इतने देखे हुए। चौथी भी है, चौथी ये है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आल्सो एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। पांचवी ये दिखाते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और भी हैं, ये मोटी मोटी 5 है कि भाई ऊपर से कि वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, कॉम्प्लेक्स बनाना। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अरे कॉम्प्लेक्स ही तो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स जो होते हैं ये वाले, ऐसे वाले। जैसे बड़ा फेमस होता है ये वाला K4FeCN का होल 6, तो यही तो पढ़ाऊंगा ना आगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो बेस है ना ये चैप्टर। अच्छा, तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए थे? हमारा ये क्वेश्चन कौन सा था? 8वां क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये हमारा, ये भी कर लेना 9th क्वेश्चन हमारा। ठीक है ना, ये हमारा 9th क्वेश्चन बनेगा। ये हमारे को आता है कि आप कैसे कह सकते हो कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक नहीं है। अब ये तो मैंने यार अब इसी को तो पूरा समझाया चैप्टर के अंदर है ना, आज इसी पे तो फोकस किया बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, कि स्कैंडियम के अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है लेकिन जिंक में नहीं है, ना ग्राउंड स्टेट में है ना उसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 9 क्वेश्चन बच्चों हमारे हो गए। अभी तक हमारे 2 टॉपिक हुए हैं। बच्चों आगे आ जाते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है बिल्कुल नया, जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारा 8.3, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बुक वाइज चल रहे हैं। हमारा देखो नंबर ही पता लग गया, तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था हमारा पोजीशन, दूसरा टॉपिक था कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा टॉपिक जो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक पे भी पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। दिखाना एक बार। लो बेटा लो। 9th क्वेश्चन इज दिस वन बेटा, एग्जाम्पल 8.1। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। तो अब बच्चों हम आगे चल रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चे ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये मेटल्स हैं और अच्छे वाले हार्ड मेटल्स हैं। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे ना तो ऐसे पे चैप्टर नहीं होते थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें पता है क्या होता था? केमिस्ट्री ऑफ सॉफ्ट एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ हार्ड मेटल्स। तो ये हम टॉपिक पढ़ते थे केमिस्ट्री ऑफ हार्ड मेटल्स में। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये बच्चों वाले 10th की टर्म्स आ गई बच्चों। 10th में ये चैप्टर आता है मेटल नॉन मेटल, तो उसमें सारा दे रखा है। कितनी अच्छी बात लेकिन यहाँ पे लिखी है, कहते हैं सारे एलिमेंट डक्टाइल है, मिलिएबल है, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आता है विद दी। बार बार ना ये याद दिलाते रहेंगे हमें कि ये जो हमारे जिसे कहते हैं ना मरकरी और मैंगनीज को भी इन्होंने लिया है। They have one or more typical metallic structures at normal temperature, with the exceptions of zinc, cadmium, mercury and zinc and mercury. Manganese को भी लिया है। They have one or more typical metallic structure at normal temperature. ये क्या है बेसिकली बच्चों? ये टेबल पे ना वैसे तो कभी आज तक क्वेश्चन आए नहीं है। अच्छा, वो क्या कहना चाहते हैं कि मैंगनीज, कैडमियम, मरकरी और जिंक जो है ना वो एक से ज्यादा भी दिखा देते हैं। जैसे देखो जो हमारा स्कैंडियम है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक दिखाता है, याद आया? टाइटेनियम भी बॉडी सेंटर क्यूबिक दिखाता है, वेनेडियम भी। यस बेटा। सर जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है ना? नहीं है, नहीं। तो सर यहाँ पे इसमें स्ट्रक्चर में तो ले रखा है। हाँ, और बीच में कहता रहा हूँ कि बीच में एक्सेप्शनल केसेस में इनको बता देखा तो है एक्सेप्शनल। ठीक है ना, तो बीच में ऐसा आएगा लेकिन ये नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना, वो बोलेंगे क्योंकि अभी ये ऐसा होता है ना कि ये जैसे एक जैसे कहते हैं ना अटूट हिस्सा है इसका, तो वो बोलने में बार बार आता है। तो आप इतना स्पेसिफिक मत रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है, आपको पता है, ये आपकी बिल्कुल सही है। तो बीच में आता रहेगा ऐसे कुछ कुछ, क्योंकि ये ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसको घर से निकाला भी है और नहीं भी निकाला, कभी कभी आ जाता है। जैसे कई वो लोग होते हैं ना यार 15 दिन बाद घर का चक्कर मार लेता है, लेकिन घर का मेम्बर तो नहीं है ये। अच्छा, अब इनके ना ये लेकिन हमें बेटा लर्न नहीं करने, वैसे ये मतलब मेरे हिसाब से इसको कोई ज़रूरत नहीं है लर्न करने की। आगे बढ़ते हैं।
ये ना ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये ऐसा मैंने एक क्वेश्चन ना कल सैंपल पेपर में देखा था, ऐसे ग्राफ वाला, ठीक है। तो ग्राफ है क्या, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का। इंटरेस्टिंग ग्राफ है। स्कैंडियम को इन्होंने लिया नहीं यहाँ पर, कहते हैं टाइटेनियम से ज़्यादा होता है वैनेडियम का, वैनेडियम से ज़्यादा होता है क्रोमियम का। एकदम से स्टीप फॉल आया, मैंगनीज का एकदम से कम, फिर बढ़ रहा है, फिर आयरन का, फिर धीरे 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 कम होके बिल्कुल ही आप देख रहे हो कि कॉपर का बिल्कुल लुढ़क गया नीचे मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसमें क्रोमियम का अनएक्सपेक्टेडली, समझ नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल कोरोना वाला ग्राफ आ रहा है ना हमारा, पहले बढ़ा एकदम से, जब लॉकडाउन हुआ तो कम हो गया, फिर हल्का सा बढ़ा, फिर धीरे धीरे जाके जब पेपर आने लगेंगे तो मर जाएगा, तुम्हारे पेपर अच्छे से हो जाएंगे। बिल्कुल वही ग्राफ है ये, ठीक है ना। तो एकदम से अभी पीक चल रही है इसकी कोरोना की, फिर नीचे जाके अभी एकदम से स्टीप हो जाएंगे, एकदम से डाउन हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं। अब ये इसको कैसे एक्सप्लेन करें, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। सारी कहानी जो है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। मैंगनीज को छोड़ना है, बताता हूँ कैसे, कहानी क्या है मैं समझाता हूँ। यहाँ से पढ़ते हैं आज। कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, देखा गया ना दोबारा से देख, विद द एक्सेप्शन, मैं हर्षित की बात से बिल्कुल अग्री करूंगा। अरे भाई नहीं है ये ट्रांजिशन मेटल, हमने समझ लिया, अब बार बार मत बोलो, है ना, बार बार मत बोला करो कि जिंक एंड मरकरी। अरे भाई जब ये ट्रांजिशन है नहीं फिर लिखते क्यों ऐसा, है ना। आर वेरी हार्ड, मतलब देखो मरकरी लिक्विड होता है ना, जिंक भी सॉफ्ट होता है। अपने लैब में जाना आपको जिंक मिलेंगे, जिंक के स्टोन्स बड़े सॉफ्ट, ज़्यादा मोटे, हार्ड नहीं होते, ज़्यादा हाथ से टूट जाते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, किसको छोड़ के, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के इन सबके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई हैं। यहां से रीजन शुरू होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10वां आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है हमारा, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। आंसर ये रहा, the high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from D in addition to ns electron in the interatomic metallic bonding। बच्चे पहले ऑर्गेनिक में ना हम यूज करते थे वर्ड इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, यहां पर यूज कर रहे हैं इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। ये क्या होती है मैं समझाता हूं आपको। यहां पर ये देखो, ये डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, मतलब उसका किसी का क्रिस्टल है, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें ना एसोसिएशन हो जाता है, और इस एसोसिएशन को ही नाम क्या देते हैं बच्चे, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। दो एटम को जोड़ने वाला, एसोसिएशन करने वाला एक बॉन्ड, उसका नाम क्या है, मेटालिक बॉन्ड। और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है, उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। उतना स्ट्रॉन्ग, ये अपने लिए लिख लेना, उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है। आगे से जैसे अगर कोई बच्चा पेंसिल लेके नहीं बैठा तो पेंसिल लेके ना बुक में लिखते जाना, ये सब चीज़ें काफ़ी जगह है बुक में लिखने की। तो अगर क्वेश्चन आता है जी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा आंसर यहाँ तक बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई उसको नहीं काट सकता। आंसर क्या है जी, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। आगे इन्होंने बोला है, कहते इसलिए ना क्रोमियम का, देखो क्या होता है बेटा, टाइटेनियम में ना 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुझे कैसे पता लगा, इसके लास्ट में D2 आता है। वैनेडियम के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोमियम के अंदर तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंगनीज में भी 5 होते हैं। लेकिन क्योंकि मैंगनीज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि मैंगनीज बहुत ज्यादा, हालांकि इसमें इसका क्वेश्चन बोला नहीं इन्होंने कि मैंगनीज का अचानक से क्यों कम हो गया, लेकिन इतना तो मेरे को बताना ही है ना आपको, कुछ चीज़ें तो बियॉन्ड एनसीईआरटी बताऊंगा ही। मैंगनीज का एकदम से कम इसलिए हो गया क्योंकि मैंगनीज जो है ना, यही लिख लेना ग्राफ में ही चाहे तो, हाईली स्टेबल होता है। अब हाईली स्टेबल चीज़ जो है वो इंटरेक्शन नहीं करती ना बेटा, बॉन्ड नहीं बनाती ना। तो हाईली स्टेबल होने की वजह से ना ये इस तरह, जैसे ये जो 2 एटम जुड़ गए थे ना, मैंगनीज के नहीं जुड़ते ऐसे, इसलिए मैंगनीज का एकदम से गिर गया। ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी
मैंगनीज का कम है क्योंकि वो हाईली स्टेबल है, तो वो बनाता नहीं है इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। एक बात हो गई। फिर आती है बात Fe में अब घटने लग जाएंगे। क्रोमियम में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अब घटने लग जाएंगे बेटा, Fe में 4 हो जाएंगे। Fe में 4 कैसे हो जाएंगे? Fe का 3d6 होता है बेटे। अब क्योंकि Fe का 3d6 होता है तो अब धीरे धीरे पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी ना बेटा, पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। कोबाल्ट में 3 होंगे, निकल में 2 होंगे, कॉपर में होता ही नहीं है d ऑर्बिटल में, इसलिए बिल्कुल नीचे के बैठ गए। और जिंक में बिल्कुल नहीं होता, जिंक को लिया ही नहीं इन्होंने, वैसे भी जिंक होता नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एक एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल है इसलिए उसका काफ़ी कम हो गया, फिर मतलब फिर उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ देखना, आप इसको तो छोड़ ही दो ना, एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद धीरे 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 क्या होने लग गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लग गए। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लग गए मेल्टिंग पॉइंट भी कम होने लग गया। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू बेटा? यस सर। ठीक है। यस सर। सो आई थिंक सर एक बार क्वेश्चन दिखा दोगे?